जय हिंद। प्रभात पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिवादन है। आज हम इतिहास के सबसे प्राचीन वंशों में से एक नंद वंश का अध्ययन करेंगे, जिसकी स्थापना महापद्मानंद द्वारा की गई थी 344 ईसा पूर्व में। और इस जो महापद्मानंद थे वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। और ऐसा ही कहानी में सुनने को मिलता है कि जो महापद्मानंद थे वो नंदीवर्धन के दासी पुत्र थे, अर्थात उनके जो राजा महाराजा पहले के हुआ करते थे उनके पास कई सारी रानियां हुआ करती थी। उसी रानी में एक दासी से भी राजा का संबंध था, और जो महापद्मानंद थे उस दासी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनके अन्य भाई जो थे वो बराबर उन्हें दासी पुत्र कहकर चिढ़ाया करते थे। और महापद्मानंद भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। साथ ही उनको कोई राजपाट में भी कार्य नहीं दिया करते थे, और उन्हें राजपाट में अपने साम्राज्य में से कोई हिस्सा भी नहीं दिया था, धन का इत्यादि किसी का भी नहीं। तो एक दिन अपने इसी परिस्थितियों से चिढ़ आकर नंदीवर्धन ने अपने 9 पुत्र, धनानंद समेत जो 9 पुत्र थे, उन 9 पुत्र को साथ लेकर गए और अपने पिता अर्थात नंदीवर्धन और अपने भाइयों की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था नंद वंश। इनका जो शासनकाल था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 329 ईसा पूर्व तक था। महापद्मानंद के 9 पुत्र हुए, जिसमें एक थे धनानंद, वही सबसे ज़्यादा चालू पुर्जा और यूँ कहे तो लड़ झगड़ के साम्राज्य लेने वालों में से थे। इस तरह से महापद्मानंद के बाद 329 ईसा पूर्व से उन्होंने ही राजगद्दी संभाली, लेकिन वह एक बहुत ही निरंकुश शासक थे जो हर समय भोग और विलास में डूबा रहा करते थे। धनानंद की पत्नी का नाम था अमिता नीता, और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था पब्बता, और इनकी पुत्री जो थी उनका नाम था दुर्धरा। इन्हीं दुर्धरा का विवाह आगे चल के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। इनका जो शासनकाल था वो 329 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व अर्थात 8 वर्ष तक रहा। धनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, और चूंकि उस वक्त मगध एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, इसलिए सभी लोगों की आस थी कि अगर मगध उस सिकंदर से युद्ध लड़े तो भारत में सिकंदर को आने से रोका जा सकता है। यूँ तो हमारे भारतीय राजा में पराक्रम की कोई कमी न थी, इसीलिए तो जो राजा पोरस थे वो तो अपनी छोटी सी सेना लेकर ही झेलम नदी के उस पार ही सिकंदर को रोक दिया, और उन्हें वहाँ से वापस लौटना पड़ा। फिर भी बैकअप की तैयारियां तो सबको ही करता है, इसीलिए उस समय की एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे चाणक्य। उनको लगा कि मगध साम्राज्य जो भारत का इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य है, उसे पूरी तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए वो धनानंद के दरबार में भी आए, और इसी को सुझाव देने के लिए कि आप स्वयं को मजबूत करें और सिकंदर का सामना करें। उन्होंने अपने मिलने के लिए आए दरबार में और बोला कि मुझे धनानंद से मिलना है। पहले तो धनानंद आनाकानी कहा बिजी हैं, व्यस्त है, जबकि वो भोग विलास में डूबा रहता था। एक दिन दरबार में वो आए भी तो उनका अपमान कर दिया और कहा कि मैं राजा हूँ, मैं समझता हूँ मुझे क्या करना है। और जब धनानंद को जब बार बार चाणक्य समझाते रहे और उसे समझ में आया नहीं, और अंततः उन्होंने अपनी सैनिकों से यह आदेश दे दिया कि धनानंद आदेश दे दिया कि चाणक्य को
उनके दरबार से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। उनके सैनिकों ने भी यही किया, उन्होंने बाहर फेंक दिया और फेंकने के बाद उनकी शिखा खुल गई। शिखा खुल गई तो तभी उन्होंने खुले शिखा में प्रण लिया कि एक ना एक दिन समूल तुम्हारे जो वंश है उसका विनाश कर दूंगा। और उसके ठीक 5 साल बाद 321 ईसा पूर्व में वाकई में उन्होंने अपने जो शपथ लिया था उसको पूरा किए और नंद वंश का समूल नाश कर एक नए और प्रभावशाली वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य वंश। और उनके जो राजा हुए वो चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चाणक्य धनानंद जो था वो दिन भर भोग विलास में डूबा रहता था। यही कारण है कि उसके जो शासनकाल था उनके शासनकाल में लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और उनके एक महामंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था अमात्य। उनके महामंत्री के बदौलत ही उन्होंने जो 8 वर्ष का शासन काल संभाला, उन्होंने उन्हीं के बल पे संभाला, क्योंकि वो तो भोग विलास में कुछ भी नहीं जानते थे साम्राज्य के बारे में। जबकि जिनके जो अमात्य थे, अमात्य अर्थात महामंत्री राक्षस जिनका नाम था, उन्होंने ही सारी व्यवस्था को संभाला, जो चाणक्य के ज्येष्ठ उनके विद्यालय में तक्षशिला विद्यालय में ज्येष्ठ हुआ करते थे। इस तरह 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का पतन हो गया। जय हिंद।